गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है फरवरी 5। इंपॉर्टेंट न्यूज़ के यहाँ पर कवर करेंगे। आइए स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ना पीटी के लिए और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि अब ये जो है ना न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है, और जो चीज़ बार बार आ रहा है ना वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो आप अभी जो आने वाला एग्जाम है, जैसे कि अभी यूपीएससी आने वाला है ना, मई में एग्जाम होगा उसका, तो वहाँ पे जो मेंस में या पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, ध्यान रखिएगा। अभी उत्तराखंड जो है ना इसको लागू किया, उसके बाद देखा देखी में अब यहाँ पे गुजरात में भी शुरुआत हो गया है। वहाँ पे कमिटी बैठा है 4 लोगों का कि आप यहाँ पे जो है ना सारे संभावनाओं को तलाशें और हमें रिपोर्ट करें। तो उसके जो अध्यक्ष बने ना, जो समिति बना है, नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति रंजना देसाई। न्यायमूर्ति रंजना देसाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप। अब हम लोग देखेंगे इन्फॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 44 जब पढ़ोगे ना आप, तो उसमें इन्फॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है। इन्फॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल समझिए। हमारे देश में कई धर्मों के लोग रह रहे हैं, कई जातियों के लोग रह रहे हैं, तो सभी धर्मों के बीच में ना अलग अलग पर्सनल कानून लागू है। जैसे मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है, हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ लागू है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो है ना कई डिफरेंट लॉ लागू है। इससे क्या होता है, हमारे देश में एकरूपता नहीं आ पाता है। अगर आप देखोगे, जैसे कि क्रिमिनल केसेस अगर कोई भी व्यक्ति करता हो, चाहे आप करो, हम करो, कोई भी करे, सब पे एक ही कानून लागू होगा। ठीक, लेकिन सिविल मैटर में क्या होता है, सिविल मैटर में सबके अलग अलग कानून लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जटिल समस्या बन जाता है। इसको सॉल्व करने में बहुत बड़ा मसला बन जाता है। हमारे कोर्ट के सामने भी कई बार चुनौती आ जाती है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए विभिन्न पर्सनल कानून है, फिर उसको उसके हिसाब से उसको जजमेंट करना सही नहीं होता। ठीक है, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। ये हो गया। आपको बता दें यहाँ पे सिविल मैटर में क्या क्या चीज़ आता है। सिविल मैटर में जैसे कि शादी को लेकर, गोद लेने का प्रोसेस को लेकर, ठीक है, उत्तराधिकारी को लेकर, तलाक को लेकर, ये जितने सब्जेक्ट है ना सारे सिविल मैटर में आते हैं। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट को मैंने डिसाइड मतलब आपके साथ शेयर किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके पक्ष में, इसके तर्क में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे आ सकता है। जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर के क्वेश्चन हो गए, उसमें बोलेगा आप टिप्पणी करें यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप क्या समझते हैं और वर्तमान में क्या स्टेटस है इसका और क्यों चर्चा में बना हुआ है। तो इस तरह आपको चीज़ों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे ये हैं 47 नंबर के, क्या है, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। बीपीएससी पूछ लेता है, यूपीपीसीएस जो है ना स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, वहाँ पर 47 ना लिख के 45 लिख देगा, 46 लिख देगा। तो अगर आप बार बार चीज़ों को, बार बार फैक्ट को आप ध्यान रखोगे ना, तो चीज़ आपको याद हो जाता है। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ा ना तो हो सके तो शाम तक ही याद रह पाए, कल आप भूल जाओगे। लेकिन बार बार चीज़ों पे नज़र रखोगे ना तो आपको फैक्ट, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होते नजर आएगा और एग्जाम में प्रश्न को आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अमेरिका ने क्या किया, जो अवैध रूप से वहाँ पे रह रहे हैं ना, चाहे भारतीय हो, चाहे चाइना के लोग हो, चाहे अन्य देशों के लोग हो, तो उनको जो है ना देश वापसी के लिए यहाँ पर ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो है ना जो भारतीय लोग हैं वहाँ पर 205 ऐसे लोग थे जो कि वहाँ अवैध रूप से रह रहे थे, तो उनकी वापसी कर दी गई देश में। तो भारत सरकार ने बोला है कि आप जिनको भी वापस कर रहे हैं उनके कागजात आप हमें पेश करें और आप हमें प्रूफ करें कि वो जो है भारतीय नागरिक हैं। तो ये सब जो है फॉर्मली ये सब तो होते रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप पे, भारत और अमेरिका के रिश्ते पे अगर बात करें ना, तो कई ऐसे सेक्टर हैं, कई ऐसे कॉमन एरिया हैं जिस पर मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे सहयोग को लेकर, सुरक्षा को लेकर, ठीक है, ऊर्जा को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो इन तमाम क्षेत्रों में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस पे हमारा जो है ना विवाद बन जाता है, हमारे चैलेंजेस उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि भारत जो है ना, जैसे चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है ना वर्तमान में मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे खामियां हैं, जो चुनौती हैं, जो हमें मजबूती रिश्ता के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो आपको यहाँ पर चैलेंजेस में क्या बताना होगा, तो चैलेंजेस में बताना होगा जैसे कि भारत जो है रूसिया मतलब जो रूस है ना उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ये भी एक चैलेंजेस है, वहाँ पे संतुलन बनाना होगा। दूसरा क्या है, आतंकवाद को लेकर आपने देखा था कि जो कनाडा में जो आतंकवादी घटना हुआ उसका जो इल्ज़ाम भारत पे लगा दे रहा था, तो अमेरिका भी जो है ना कनाडा का सपोर्ट कर दे रहा था। तो आतंकवाद को लेकर भी यहाँ पर मसला बना हुआ है। अवैध प्रवास को लेकर,
अवैध प्रवास को लेकर। फिर H1 जो भी वीज़ा है ना, H1B जो वीज़ा है उसके नियमों को टाइट कर रहा है, मसख्ती कर रहा है। तो इससे भी जो है हमारे जो भारतीय जो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये खतरा पैदा होगा। तो ये सब जो सेक्टर है ना, जो चैलेंजेस उत्पन्न कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे मूव करें तो यहाँ पे हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग जो है ना अमेरिका के साथ जो ना ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस करने का मतलब क्या होता है, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, ठीक। हम लोग अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो रत्न और आभूषण करते हैं, ठीक। फिर हम लोग मछली करते हैं और क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो प्रोडक्ट है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैंसर को लेकर। इस आर्टिकल में कैंसर के बारे में बात किया गया है। देखिए कैंसर में जो साइंस और टेक वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जो टॉपिक होता है ना, वहां पर पूछ लेता है कि कैंसर से जुड़ा हुआ कौन कौन सा टेस्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे HPV और VIA ये किस प्रकार का टेस्ट है, तो यहाँ पे कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ये एक टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चन जो है ना, एक तरफ बीमारी का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका टेस्ट का नाम दे देगा। जैसे एलिजा टेस्ट एड्स के लिए होता है ना, एलिजा टेस्ट, तो इस तरह के टेस्ट वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी आप देखोगे ना तो कैंसर का जो मामला है ना दिनों दिन बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग रोके कैसे। तो यहाँ पे जो कुछ तमाम यहाँ पे पहलू दिया गया, जैसे कि यहाँ पे हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो धूम्रपान नहीं करते हैं तो उनके अंदर कैंसर नहीं होता, उनके अंदर भी होता है, लेकिन जो संभावना है ना उस व्यक्ति में ज़्यादा बढ़ जाता है जो धूम्रपान करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, जो तंबाकू चबाते हैं, ठीक है, गुटखा खाते हैं, असुरक्षित यौन व्यवहार करते हैं। तो इनके समक्ष जो है ना कैंसर उत्पन्न होने की संभावना अधिक हो जाता है, जोखिम बढ़ जाता है, ठीक। तो इसके लिए जो है यहाँ पे वैक्सीन बनाया गया है। आप देखोगे एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाने के लिए इस तरह के यहाँ पे टीकाकरण का उपलब्ध किया गया है। अगर आप देखो महिलाओं में तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है, स्तन कैंसर होता है, ठीक है, और गर्भाशय जो कैंसर होता है, ये तमाम मामले देखने को मिलता है। नेक्स्ट मूव है यहाँ पे, तो ये कोटेशन है हमारे ओशो जी का। आप याद रखेंगे, हम सिर्फ पीछे की बात करते रहेंगे ना तो भविष्य का निर्मित कौन करेगा, तो भविष्य का निर्माण कौन करेगा। हम सिर्फ गुणगान करते रहेंगे ना अतीत का, तो भविष्य के लिए श्रम कौन करेगा। हम लोग अपने इसको जीवन में उतार सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए जो पास्ट में हो चुका है, हम लोग को क्या करना है, उससे सीखना है, ना कि उसके बारे में दिन भर सोचते रहना। तो अगर उसके बारे में सोचेंगे तो हम वर्तमान में काम नहीं कर पाएंगे। जब वर्तमान में काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा भविष्य में बहुत चैलेंजेस देखने को मिलेगा। इसलिए हमें जो अतीत में जो चीज़ हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको वहाँ पे दरकिनार करें, ठीक है, इग्नोर करें, और वर्तमान में जो है प्रेजेंट में जीने का कोशिश करें। अभी आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके पास क्या काम है, उस पर फोकस करना है। तो ये चीज़ हमें ओशो जी बता रहे हैं और ये सही चीज़ है। हम स्टूडेंट की नज़रिए से अगर बात करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो है ना आप यूज़ करेंगे कहाँ पे, कोटेशन में यूज़ करेंगे, आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे इसको। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आतंकवाद को लेकर एडिटोरियल पेज में आज ये टॉपिक आया हुआ है। ये दो जो है ना आप दोनों देख रहे हैं ना, ये एक ही आर्टिकल का पार्ट है, ओके। तो जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा ना, तो आतंकवादी जो घटना जम्मू कश्मीर के घाटियों में हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है। हमारी जो सेना है वहाँ पे ज़्यादा चौकसी बरतने के बावजूद भी घटने को अंजाम दे दिया जा रहा है आतंकवादी की तरफ से। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी सेना के सामने क्या चैलेंजेस आ जा रहा है कि आतंकवादी घटना वहाँ पे घट जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं ना कि जो तमाम चौकसी के बाद भी हमारी जो सेना चौकस है, पूरा नज़र बनाए हुए, फिर भी घटना घट जाता है। तो यहाँ पे जो बात किया गया है कि जो आतंकवादी जो घटने का जो प्रकृति है ना, जो उसका नेचर है, वो बदलाव आ रहा है। वो लोग पता क्या कर रहे हैं, वो लोग बाहरी लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो वहाँ पे काम करने जा रहे हैं मजदूर लोग, या वहाँ पे रहने जा रहे हैं, यहाँ पे काम के नज़रिए से वहाँ पे आए हुए हैं, उन पे हमला कर दे रहे हैं। दूसरा क्या होता है, आतंकवादी घात लगा के हमला कर रहे हैं, ठीक है। और कई लोग भी वहाँ के जो लोकल पब्लिक होते हैं, हालांकि लोकल पब्लिक भी जो आतंकवादी घटना में संलिप्त नहीं होते, मजबूरन उनको दबाकर आतंकवादियों की तरफ से डराकर उनको अपने में शामिल किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों को आप देखोगे ना, बात करोगे ना, तो वो लोग भी लोकतांत्रिक तरीके पे जीवन यापन करना बेहतर पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो घात लगा के हमला कर दे रहे हैं। फिर उनके पास जो अत्याधुनिक जो यहाँ पे राइफल्स वगैरह भी देखने को मिल रहा है। फिर उनको जो फंडिंग मिल जा रहा है, कहाँ से ये लोगों को जो मिल रहा है फंडिंग वगैरह या अत्याधुनिक हथियार वगैरह, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जा रहा है, यहाँ पे चैलेंज उत्पन्न कर रहा है। साथ ही जो पाकिस्तान में जो शिविर हैं आतंकवादियों लोग का, पाकिस्तान भी सपोर्ट कर दे रहा है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए पाकिस्तान सह में भी वहाँ पे जो ठिकाने हैं ना, उसके माध्यम से भी यहाँ पे क्या होता है, भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 2-3 जो है आतंकवादी संगठन, जैसे कि जैश
मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब आतंकी संगठन है, ठीक है। तो हमें इन तमाम जो चुनौती है ना उससे निपटना होगा, तभी जाके हम लोग आतंकवादी घटना को रोक पाएंगे। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि हाल के दिनों में आतंकवादी घटना घट रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हमारी सेना हर तरह से प्रयास कर रही है, फिर भी आतंकवादी लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह पे टिप्पणी करें तो वहाँ पे खामियां, वहाँ पे पॉजिटिव को लेकर यहाँ पे बात करना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो इस आर्टिकल में जो है ना, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्क वाली महिलाएं हैं ना, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं अपने कार्यों को संपादन करने में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें कई जैसे ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिपोर्ट भी है महिलाओं को लेकर, जो सांख्यिकी मंत्रालय उसके रिपोर्ट भी यहाँ पे पेश किए गए हैं। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो इसमें 2-3 प्रश्न देखिएगा। जो महिलाएं हैं वो संगठित क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं है, असंगठित क्षेत्रों में ज़्यादा है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? असंगठित क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ पर महिलाओं के सामने क्या चुनौती है? सरकार जो है ना महिलाओं के उत्थान के लिए क्या प्रयास या क्या कानून लाए हैं, ये तमाम चीज़ों पे हम लोग नज़र रखेंगे। एक हमारे जो व्यूअर है या दोस्त ही कह लीजिए, उन्होंने कमेंट किया कि सर मैंने जो है ना ऐसे पेपर मतलब ऐसे कभी लिखा नहीं हूँ, तो स्टार्ट कैसे करें? देखिए, कोई भी टॉपिक पे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप तुरंत तो पारंगत नहीं हो जाएंगे। आप क्या करोगे ना, जैसे कि महिला सशक्तिकरण पर लिखना है तो महिला को लेकर वर्तमान स्टेटस क्या है उसके बारे में लिखिए, महिला के सामने क्या चैलेंजेस है उसको लिखिए, महिलाओं के जो है ना उद्धार के लिए, सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया क्या निर्णय दिया है, कौन से केसेस से जो महिलाओं के उत्थान की बात करता है, हमारे संविधान में क्या प्रावधान है जो महिलाओं को सशक्त करता है, हमारे जो है संविधान में जो ऐसे कई प्रावधान हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए बात करता है, रोजगार के बारे में बात करता है, और हमारे सरकार के द्वारा कई ऐसे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं के सशक्त करने के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर आप पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात कीजिए। तो इतने पहलुओं पे अगर आप लिखोगे ना तो आपका ऐसे बहुत बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत कंटेंटेबल हो जाएगा, उसमें कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे शुरुआत कीजिए, ठीक है। अगर ऐसे लिखते लिखते आप महीना 2 महीना में जो एक पारंगत हो जाएंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी टॉपिक पे कैसे लिखते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे हम लोग। आज हम इतना बता दिए सिनोनिम्स कि आप इसको फॉलो कीजिए। नहीं आ रहा है, बस महिलाओं के सामने क्या चैलेंजेस है उसको लिखिए, सरकार ने महिलाओं को लेकर क्या योजनाएं बनाए उसको लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिए महिलाओं को लेकर उसको लिखिए, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कानून क्या है उसके बारे में लिखिए, हमारे संविधान में जो है ना महिलाओं को लेकर क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में लिखिए। तो ऐसे अगर 5-6 पहलू पर आप लिख लिए, 5-6 एंगल पे आपने लिख लिया ना, तो आपके जो कंटेंट होंगे ना 4 से 5 पेज फुल हो जाएंगे और वो एक बेहतर होगा। कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ में लिखने का, ऐसे पेपर में खास करके। जीएस पेपर में आप वहाँ पे पॉइंट वाइज या फ्लो चार्ट बना के आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर पेपर का अपना अपना मापदंड होता है। हमने भी काफ़ी गलतियाँ किया था और ठीक है, तो अपने गलतियों से सीखा और मैं आपको अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है ना, तो जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज़्यादा अवसर मिले, पुरुषों को अधिक प्रशिक्षण मिले, तो महिलाएं वहाँ पे पिछड़ गई। ऐसे में क्या हुआ, महिलाएं जो है ना औपचारिक क्षेत्र पर ना जाकर अनौपचारिक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना वहाँ पे ज़्यादा इनको संख्या देखने को मिला। अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं की अगर पूछा जाए आपसे कि महिला जो है ना सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आपका जवाब हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार जो EPFO होता है ना उसमें संख्या बढ़ा है महिलाओं का, तो ये भी याद रखिएगा। जो यहाँ पे NSSO का रिपोर्ट है ना, तो उसमें जो महिलाओं की जो भागीदारी है 52.1 है शहरों में। अगर शहर में बात करें ना तो 52.1 है, और पुरुष का जो है ना शहर में भागीदारी कितना है 45% है। तो ये भी याद रखेंगे, डाटा काम करेगा आपको एग्जाम आंसर लिखने में। साथ ही हमें बता दें यहाँ पे कि जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें महिलाओं का जो भागीदारी ज़्यादा है, तो वो असंगठित क्षेत्र कौन सा है? कृषि हो गया, फिर मिट्टी बनाने वाले जो बर्तन होते हैं ना उसमें जो उद्योग होता है, फिर निर्माण कार्य हो गया, हथकरघा हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो घरेलू सेवाएं हो गए, घरेलू उद्यम हो गए, ये सब असंगठित क्षेत्र के होते हैं। यही आपसे पूछेगा असंगठित क्षेत्र किसको कहते हैं, तो ये तमाम क्षेत्रों के बारे में आप लिखेंगे। अगर हम लोग बात करें क्या क्या चैलेंजेस उठाना पड़ रहा है असंगठित क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो है ना काम के जो घंटे हैं वो लंबी हो जा रहा है, ठीक है। जो परिस्थितियाँ जिस परिस्थितियों में काम करती है महिलाएं वो सही नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं वहाँ पर बना हुआ है। एक टीम लीड सर्विसेज है ना
उसने एक रिपोर्ट निकाला और उसमें बताया कि लैंगिक भेदभाव जो है ना देखने को मिल रहा है। तो लैंगिक भेदभाव कहने का मतलब क्या होता है कि जो वेतन होता है ना, जो सैलरी होता है पुरुषों के मुकाबले कम मिल रहा है हमको, कार्य के घंटे पुरुषों से जो है ना ज़्यादा काम हमसे कराया जा रहा है, हमारा अवकाश को लेकर उसमें भी हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अवसर हमारे लिए सीमित हो जा रहा है, पदोन्नति में प्रमोशन में भी हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों वाली जो माँ होती है ना, उनके लिए तो और चैलेंजेस बढ़ जाता है। ठीक, तो सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए हैं, देखिए, जैसे कि कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न न हो, इसके लिए 2013 में जो है ना यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम 2013 बनाया गया था। आप ऐसे करके लिखेंगे, जो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। उसके बाद मैटरनिटी लीव जो एक्ट है 2016, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे जो मैटरनिटी लीव में जो 12 सप्ताह जो छुट्टी लेने का था ना प्रावधान, उसको 26 सप्ताह कर दिया गया। थर्ड में अगर हम लोग बात करें ना, समान मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फिर जो कारखाना अधिनियम है, ये सब जो है ना महिलाओं के उत्थान के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं ताकि महिलाएं जो कार्य करती है ना, वर्क करती है ना, उनको एक बेहतर सुविधाएं मिल सके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं को अगर रोजगार में बढ़ाना होगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसे पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी जॉब नहीं कर रही है, उनके पास अवसर है, वो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से अपना जो है रोजगार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंशकालिक जो रोजगार होते हैं ना, उनमें उनको अवसर मिलना चाहिए, जैसे कि शिक्षण हो गया, कपड़ा व्यवसाय हो गया, फास्ट फूड हो गया, केक, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, इन तमाम कारोबार से जुड़ सकते हैं। जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, ठीक है, तो वो मेहंदी, पापड़, अचार, टिफिन सेंटर, ये तमाम सेक्टर में वो अपना कारोबार शुरू कर सकती है। तो महिलाओं को यहाँ पे जागरूक होना होगा। ठीक है, सरकार, समाज, ठीक है, यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं को भी यहाँ पे क्या होना होगा, जागरूक होना होगा, तब जाके वो एक बेहतर जो है ना अचीवमेंट हासिल कर सकेंगे। क्योंकि महिलाओं में बहुत सारी क्षमताएं होती है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। टाइम कितना हो गया, 17 मिनट हो गया। ये है कुनो का नेशनल पार्क। आपको पता ना कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चीतों का भूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पे अब 26 जो है ना चीता हो गए हैं। और हम लोग कहाँ से लाए हैं चीता को, अफ्रीका से और नाम्बिया से लाए। अब आते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। अभी बजट पेश हुआ तो जीएसटी काउंसिल भी यहाँ पे अभी न्यूज में रहेगा। और जीएसटी काउंसिल को लेकर यूपीएससी ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल हाँ, 279A में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना जीएसटी काउंसिल के बारे में बात किया गया है। आपको बता दें जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो होते हैं हमारे एफएम फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये भी याद रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए राजकोषीय घाटे के बारे में बात किया गया है, ये दिख रहा है राजकोषीय घाटा, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि आप इससे क्या समझते हैं। तो सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो लोन वगैरह लेती है ना, उधार लेती है ना, उस राशि को इंडिकेट करता है हमारा राजकोषीय घाटा। इस बार का जो 2025-26 का जो आंकड़ा है ना, मतलब जो बजट है ना, उसमें 4.4% जीडीपी का जो है लाने का प्रयास किया गया। इससे पहले बजट में कितना था, 4.8 था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा हमारे डाटा को एनालिसिस करने के लिए। जो भी टैक्स से जुड़ा हुआ प्रावधान है, टैक्स को कितना स्लैब में रखना है, क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। 2 फैक्ट हो गया। उसके बाद ये हमारे निर्मला सीतारमण जी जो है ना, उनका ये 8वां बजट है, पूर्ण बजट है। आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क। अभी जो है ना यहाँ पे चीतों को बसाया जा रहा है, आपको पता है ना, तो इसके क्या फायदे होंगे, इससे क्या लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा, इससे पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे। आप लोग देखते हैं ना, आपने कभी देखा हो जू वगैरह गया होगा या चिड़ियाघर गया होगा, तो वहाँ पे कितने लोग लगता है, हजारों परिवारों का घर चलता है उससे। बाहर में आप देखोगे ठेले दुकान वहाँ पे लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्राफ्ट के वहाँ पे मेले की तरह वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इससे रोजगार का अवसर मिलेगा। वहाँ पे पार्किंग वाला जो है, वहाँ पार्किंग से भी बहुत लोग जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो वहाँ पर भी रोजगार मिलता है। तो इसके ये फायदे होते हैं। ठीक है, चलिए, और हमारे पर्यावरण को भी बैलेंस करने में, संतुलन करने में भी फायदा होगा। तो हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये हमारे हैं कौन, फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ जो है ना, एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, और जो रिश्ते हैं ना एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों बात किया जा रहा है? क्योंकि देखिए अभी का जो जियो पॉलिटिक्स है, जो संघर्ष है, जो दुनिया अभी एक संघर्ष से गुजर रही है, उसमें भारत और यूरोपियन संघ का जो साथ होना एक विकल्प है। क्योंकि कॉमन एरिया, व्यापार को लेकर, डिजिटल प्रौद्योगिकी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, भू राजनीति को लेकर, इन तमाम सेक्टरों में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये देखिए मनरेगा को लेकर, यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे। मनरेगा जो है ना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये पूछ लिया है। तो ग्रामीण राज्य मंत्री, याद रखिएगा, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय।
ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये आता है हमारा मनरेगा। अभी जो है ना कई करोड़ जो है ना लाभार्थियों को हटा दिया गया इस लिस्ट से। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि फर्जी थे या डुप्लीकेशन हो गया था, या बहुत सारे जो है ना उस गांव को छोड़कर जो शहरों में काम करने जाते हैं वहां पर अपने नाम को ट्रांसफर कर लिए, तो डुप्लीकेशन को हटाया गया है, ध्यान रखेंगे। अभी जब ग्रामीण से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है ना मेंस में, तो आप मनरेगा के बारे में जिक्र कीजिएगा। मनरेगा में कितने इस बार बजट में प्रावधान किया गया, कितने करोड़ का, 86,000 करोड़ के बारे में बजट का प्रावधान किया गया, ये तमाम फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये चेस के महान प्लेयर है, इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ के जो अध्यक्ष है ना उनको इस्तीफा मांगा है, क्योंकि वो जो है ना अपने फैसले को, अपने जो वादे किया था उनको पूरा नहीं किया। वो खिलाड़ियों पे जबरदस्ती करने का आरोप लगाया, उन पे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इस्तीफा का मांग जो यहाँ पे देखने को मिला। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये अफीम वाला एरिया है, मैंने इस पर कई बार चर्चा किया है। कोल वाला एरिया है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। नील जो यहाँ पे पर्वत वगैरह है ना, नीलगिरी हो गया, फिर यहाँ पे डोडा बेटा हो गया। ठीक है, ये तमाम चीजों को देख के रखिएगा। नॉर्थ से साउथ पूछता है, पोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे पहाड़ के बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मणिपुर का लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें, और हाँ, फीडबैक देना ही पड़ेगा आपको, दीजिएगा तब ना मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। कई लोग बोलने पर कमेंट करते हैं, आप खुद से किया कीजिए ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।